चलिए सर इब्तिदा करते हैं, आ जाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FAR2। चलिए सर ये वो पेपर है, इससे गुस्से आने से पहले मेजॉरिटी बच्चे जानते ही होंगे, चलें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं उन बच्चों के लिए जो शायद नहीं जानते हो। अपना सर मैंने अपना CA 2009 के आसपास स्टार्ट किया था और ख़त्म हुआ 2014 की दिसंबर में। 6 महीने मुझे ज़्यादा लग गए, जो आइडियल टाइम होता है हमारे टाइम पे होता था और आपके टाइम पे भी तकरीबन। PRC कैफ मिला के 2 साल और फिर आर्टिकलशिप 3.5 साल की, 5.5 साल, मुझे लग गए 6 साल। CA फाइनल का एक पर्चा होता था ऑडिट, वो मेरा चौथी दफ़ा में निकला है। सही है, वाहिद पेपर जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसने मुझे तंग किया ठीक ठाक। तो 3 दफ़ा फाइनल का ऑडिट मेरा रुका है और चौथी दफ़ा में हो गया। तो सर ये था CA का सफ़र। फिर जब जॉब की बात करें तो आर्टिकल्स की PwC से, फिर जो है उसके बाद के इलेक्ट्रिक में। अच्छा वैसे के इलेक्ट्रिक मैंने बीच में ना 15-20 दिन एक सेठ की कंपनी में भी काम किया, वो मैं लोगों को बताता नहीं हूँ। 15-20 दिन की क्या बात है, सही है ना। वो सेठ की कंपनी में काम किया, फिर मुझे ज़िंदगी में एहसास हो गया कि सेठ साहब की कंपनी में काम, मतलब सेठ वो भी मेमन सेठ, सही है ना। मतलब सेठ साहब की कंपनी में, मेमन सेठ की कंपनी में सुबह 9 बजे बुलाता था और रात के 7-8 बजे छोड़ता था। और जब मैं 15 दिन बाद कंपनी छोड़ने लगा तो भाई मुझे दावत दे रहा है यहाँ पर। उस टाइम पे तो बाइकआउट भी नहीं चल रहा था, ये अल्लाह वाली चौरंग भी नहीं, मैकडोनल्ड्स, अब तो बंद हो गया। बोलता है नहीं तू रुक जा। खैर तो मैं बताता ही नहीं हूँ, ये आपको भी दे 15-20 दिन के काम करो ना, जॉब तो CV में डालने का नहीं होता है, सही है। फिर मेरी के इलेक्ट्रिक में जॉब हो गई, फिर यूनिलीवर में जॉब हुई, फिर एक कंपनी है ट्रीट कॉरपोरेशन की सब्सिडरी है लोड्स लिमिटेड, जितने भी आपके गाड़ियों में मफलर साइलेंसर लगते हैं ये वो बनाती है। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार कुछ अपना करते हैं, तो जुलाई 19 में डिसाइड किया कि अपनी फर्म खोलते हैं माशाल्लाह। और फिर अपनी फर्म मैंने स्टार्ट कर दी जनवरी 20 में। फिर तब से लेकर अपनी फर्म है माशाल्लाह। 2 फर्म्स हैं, एक फर्म है फैसल हसन एंड कंपनी, उसका पार्टनर हूँ, और एक फर्म है जाहिद जमील एंड कंपनी, उसका पार्टनर हूँ। लेकिन सर ये तो मेरा प्रोफेशन था। अब आते हैं मेरा पैशन मेरा टीचिंग वैसे तो शायद मैं कर रहा हूँ 2009-10 से ही, लेकिन CA की टीचिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी 2014 में, बस क्वालिफाई हुआ। और उसके जिस अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई हुआ मेरा पहला बैच था, FAR2 का ही था। फिर जो है उसके बाद टीचिंग कैरियर की अब तक की हाइलाइट्स हैं कि 4 गोल्ड मेडल हैं, FAR2 के अंदर 3 हैं, एक CA फाइनल में FFR में माशाल्लाह, और 2 मेरिट सर्टिफिकेट है, और मेरिट सर्टिफिकेट FAR1 में ही आता है। तो ये टीचिंग कैरियर्स की हाईलाइट है। अब आते हैं सर ICAP। आप लोगों को पता होगा कि ICAP जो एक हमारा इदारा है, प्यारा सा इदारा है। अव्वल तो नाम सुनो, मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग ये आखिरी बैच हो जो FAR2 को FAR2 के नाम से पढ़ रहे हो, सही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। मोस्ट प्रोबेबली नई स्कीम में इसका नाम होने वाला है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। सिलेबस में ठीक ठाक चेंजेस होने वाली हैं। लेकिन सर आए बात करेंगे सबसे पहले तो शुरुआत में कि FAR2 का पेपर, पहले इसका रिजल्ट बहुत बुरा आता था, बट अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो सर इसका रिजल्ट इम्प्रूव होता गया है। पिछले अगर मैं इसकी 10 अटेम्प्ट्स की एवरेज लूं तो सर 10 अटेम्प्ट्स की एवरेज तकरीबन बनती है 30% के आसपास। पिछले 5-6 अटेम्प्ट से तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हाईएस्ट 45% पे भी गया है, सही है, और लोवेस्ट 25% पे भी गया है, सही है। पिछले 10 अटेम्प्ट की अगर बात करूँ, लेकिन पिछले 5 अटेम्प्ट में बहुत अच्छा आ रहा है। अब आते हैं सर, सबकी तवज्जो इधर। मैं हमेशा कहता हूं कि CA के अंदर, और एग्जामिनर से भी हमारी बात होती रहती है, शुरू में ही समझ लेते हैं कि रीजंस फॉर फेलियर क्या होते हैं इन FAR2।
अब सब बच्चे बड़े ही तवज्जो से सुनेंगे। हमारी कहीं ना कहीं आईकेप के अंदर इन्वॉल्वमेंट छोटी मोटी होती रहती है, कभी आईकेप कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, सही है ना। अभी एक कमेटी बनी थी जिसके अंदर FAR1 और FAR2 का और CA फाइनल के FFR का सिलेबस जो है वो रिवाइज हुआ, सही है। जो नई स्कीम में सिलेबस था वो सिलेबस जो है उस कमेटी में डिसाइड हुआ, और आप यकीन करें बहुत मेहनत हुई उसमें। उस कमेटी का हिस्सा मैं भी था, कराची से सिर्फ मैं था उस कमेटी में। तो सर वहाँ पर एग्जामिनर भी था। अब आप देखें, जब एग्जामिनर हो ना, मतलब जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग के वो हेड हो, उससे कहीं ना कहीं फवक्तन बातें उससे भी होती हैं, वैसे भी होती हैं। तो सबसे पहला इशू उसका और तमाम टीचर्स का जिस पे इत्तेफाक है वो होती है इनकम्प्लीट प्रिपरेशन। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होऊंगा। और FAR2 के पेपर्स के हिसाब से सर FAR2 में ना कुल मिला के 13 से 14 टॉपिक्स हैं। इनकम्प्लीट प्रिपरेशन का मतलब यही है कि बच्चा सब चीजें कवर करके नहीं जाता। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताता हूं कौन से टॉपिक हैं जो बेचारे शिकार हो जाते हैं, जिनको आप छोड़ देते हैं या नहीं करते। इसमें एक टॉपिक है IAS1 फाइनल अकाउंट्स। ये बिल्कुल एंड में करने का टॉपिक होता है, लेकिन करना होता है। बच्चा बोलता है टाइम ही नहीं है सर एंड में, तो बच्चा इसको क्या कर देता है, स्किप। ये टॉपिक जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं बच्चे को इशू होता है, तो IAS1 एक मैंने आपको बताया। दूसरा एक टॉपिक है सर जिसके अंदर बच्चा कवरेज तो करता है, लेकिन वही बात है, हमारा जो CA का बच्चा है ना उससे मुझे इख्तिलाफ है। क्या इख्तिलाफ है सर? CA का बच्चा है उसके पास जज्बात तो बहुत होते हैं, सही टाइम पर इजहार। अब FAR1 में आपने देखा होगा कभी कभी ना गवर्नमेंट ग्रांट के सवाल और इनमें पूछ लेता है डिस्कस करो। ये टॉपिक तो बताइए डिस्कशन के लिए। इसके ऊपर अब तक अगर आईकेप ने 50 सवाल दिए ना, तो मुश्किल से एक सवाल, बल्कि सिर्फ एक ही सवाल ऐसा है जो कि कैलकुलेशन वाला। 49 सवाल कौन से? डिस्कस। अब हमारा बच्चा क्या करता है, ऊपर से उसको पढ़ाया जाता है, पढ़ता है 1-2 क्लासों में। हालांकि इस टॉपिक में कम से कम 6-7 क्लास वो है IAS 10 and 37, सही है। ये जो तुमने प्रोविजंस का नाम सुना होगा ना उसके बारे में बताता है। सर मैं कहता हूं ये 2 टॉपिक बड़े ही ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं इस लेवल पे। फिर वो ही आ जाते हैं दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट। अब सुनना सर, अच्छा टाइम मैनेजमेंट CA के साथ या आईकेप के पेपरों के साथ ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? अभी जो एग्जामिनर साहब है, एग्जामिनर भी कभी पहले टीचर था। वो जो एग्जामिनर साहब हैं वो किसी ज़माने में टीचर थे और अलहम्द अकेडमी में पढ़ाते थे कराची में। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2016-17 की। उनके आने के बाद से रिजल्ट अच्छा हुआ, क्योंकि वो समझते थे कि आईकेप क्या हरकतें करता है, तो अब चीज़ें बड़ी सिलेबस में होती हैं। लेकिन एक फ़र्क उनकी सोच में भी आ गया। जब पहली दफ़ा बने एग्जामिनर, अब तो उन्होंने FAR2 का पेपर पढ़ाया। उस टाइम पे हम भी छोटे से टीचर थे लेकिन पढ़ा रहे थे। उनका मुझे याद है फ़ोन आया रात के 8:15 बजे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर पेपर कैसा था FAR2 का। मैं सर पेपर वॉज, ये बात है स्प्रिंग 17 की, ऑटम 17 की, अटैम्प्ट की बात की। मैंने कहा सर पेपर बहुत अच्छा था लेकिन लेंदी था। उन्होंने कहा सर क्यों लेंदी था? मैंने कहा सर आप देखें आपने ये सवाल दिए इतने लंबे लंबे। उन्होंने कहा सर नहीं लेंदी नहीं था। सर मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ लेंदी था, आज पेपर हुआ है मैंने देखा। बोले सर देखें आपको लेंदी लग रहा है क्योंकि आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप न्यूट्रल हो गए सोचे। मैंने कहा भाई मैं मतलब नेचुरल, न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो मैं तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा देखें सर आप एज अ टीचर सोचते हैं, हालांकि वो भी 6 महीने तक पहले टीचर थे, आप एज अ टीचर सोचते हैं कि बच्चे ने पेपर में सवाल देखा, अब वो पेपर में बैठ के सोच भी रहा है कि इस सवाल को कैसे अप्रोच करना है। कोई चीज़ नहीं आ रही तो सोच रहा है ये चीज़ कैसे निकालूंगा। निकालते ना हम, सोचते ना भाई, हम ये नहीं सोचते आईकेप में। हमारा दिमाग होता है हम जो 3 घंटे का मतलब है
बच्चा सवाल देखेगा, बोले अरे यार ये तो आता है टक 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 टक, दूसरा सवाल टक 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 टक, तो वो बोलते हैं हम सोचने का टाइम माइनस कर देते हैं सर, कि बच्चा पेपर में सोचेगा, रिसर्च नहीं करेगा, उसको पूरा 100% पेपर। तो मैंने कहा सर इसका मतलब ये है कि आप और हम कभी भी सेम पेज पर, तो जो आपको समझना हो समझे। तो अब आप ये बात याद रखें कि सर टाइम मैनेजमेंट हमें सीखनी है, टाइम मैनेजमेंट हमें सीखनी है। लाइट जला दें यहाँ की, हाँ लाइट। टाइम मैनेजमेंट हमें सीखनी है और वो हम क्लास में ही सीखेंगे कि भाई टाइम कैसे मैनेज करना है। यकीन माने सर यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना 10:37 है, या तो जज्बात का इजहार करता ही नहीं, और जब करता है तो बच्चा इतना इररिलेवेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि यार हाउ टू स्टे रेलिवेंट। और आखिरी चीज़ है जिसमें मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े पढ़ने वाले बच्चे भी फेल होते हैं, वो क्या होती है? आप लोगों ने, कितने लोगों ने पिछली दफ़ा कैफ की पहली अटेम्प्ट दी, फील हुआ? तो उसके मुकाबले में प्रेशर आखिरी के हफ्ते में कैसा होता है ना सर, कि अजीब सी हालत है, तबीयत ख़राब है ना। और अक्सर ये होता है कि यार हमारे उसमें भी कि भैया तबीयतें क्या हो जाती हैं, ख़राब होने लगती हैं, कि सर नहीं हो रहा। मुझे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, सर ऐसा लग रहा है जो पढ़ा था सब भूल गए हैं, नहीं चीज़ें दिमाग में रह रही। लेकिन सर ऐसा होता नहीं, आप जब पेपर देने बैठते हैं तो हो जाता है। अब ये क्यों होता है? एक तो होता है कहीं हो, फिर दूसरी बात एक होता है प्रेशर मैनेजमेंट का असल। तुम्हें एक तो प्रेशर आखिरी के हफ्ते में वो सिखाएंगे, वहाँ पर गाइड करेंगे इंशाल्लाह क्या कैसे। दूसरी चीज़ होता है सर पेपर में प्रेशर आ गया, आए के भाई ना मूड है, 2 दिन सवाल मुश्किल दे दिया, अब तुम परेशान हो रहे हो। अब सर ये प्रेशर मैनेजमेंट को हैंडल करना बताओ। और 80% बच्चा सर शायद 20% इन दोनों की वजह से फेल होता होगा, 20 to 30, 70 to 80 कहाँ फेल होता है? नहीं हुआ, पेपर में गलत सवाल उठा लिया, कौन सा सवाल पहले उठाना था ये नहीं पता था, या एक सवाल गलत हो गया तो उसके बाद पैनिक अटैक हुए, फिर हमारी हालत टाइट। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्या कहता हूँ, देखो सीए जो है ना मुश्किल नहीं है, तुम्हारे जो इंजीनियरिंग वाले दोस्त पढ़ रहे हैं वो भी चीज़ें मुश्किल पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस वाले भी पढ़ रहे हैं। सीए वाले ने सिर्फ एक काम किया है, इतने बड़े सिलेबस को 6 महीने में डाल दिए। जो चीज़ इंजीनियरिंग वाला कंटेंट के हिसाब से देखा जाए चीज़ें 1.5 साल में अगर वो पढ़ता है, अगर उसको भी आप बोले ना तो 6 महीने में पेपर पढ़ जाए तो उसकी भी हालत टाइट हो जाए सीए की तरह। तो आई कैप को यही, तो ये प्रेशर मैनेजमेंट में सीखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी बताने लगा हूँ कि सर 5-6 टॉपिक, जैसे FAR 1 में भी ना 16 के ऊपर सवाल आ जाएगा, तो NPO पे आएगा, सही ना, EPS पे आएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि जिनके ऊपर बड़ा सवाल आएगा। तो अब 13-14 में से हमें पता चल जाए ना कि सर ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो कि पेपर का 70% पेपर बनाएंगे। तो स्मार्टली फोकस उधर हो गया। और फिर आखिरी चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, स्मार्ट, मेरा दुनिया में लोगों से यही पॉइंट है कि मैं कहता हूँ यार सीए मुश्किल नहीं है अगर हम स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या है सर? हमें पता हो पूरा सिलेबस कवर करना है, कौन से टॉपिक्स आसानी से मार्क्स दे देंगे, हमें पता हो हर टॉपिक में से मार्क्स कैसे उठाने हैं। और अब मैं बहुत बड़ा क्लेम करने जा रहा हूँ, तुम शायद अपने बहुत सारे सीनियर्स से भी सुनोगे, FAR 2 इज ईजियर देन FAR 1। कितने लोगों का भी पेपर में NPO का सवाल अच्छा हुआ, जिनको लगता है कि सर सही हो जाएगा? मेजॉरिटी बच्चा घबरा जाता है NPO से, है ना। फिर आते हैं EPS का सवाल, कितने लोगों का अच्छा हुआ? आसान था सर। अब NPO टाइप के टॉपिक जो है ना, और इवन मैं कहता हूँ EPS भी, उस तरह के टॉपिक यहाँ पर कम है। यहाँ पर जो टॉपिक है ना सर, वो बिल्कुल रूल बेस्ड है। ये है ये ट्रीटमेंट, ये है ये ट्रीटमेंट। मतलब जो आपने पढ़े थे ना, जैसे इम्पेयरमेंट IS 16, तो ये IS से भरा पड़ा है। हालांकि EPS भी एक IS था लेकिन उस लेवल का नहीं था। तो आप याद रखें FAR 2 ईजी है, बट स्मार्ट स्टडी हम एक एक टॉपिक में सीखेंगे कि यार क्या है कैसे। देखो FAR 2 मेरा टीचिंग के अंदर पहली मोहब्बत है। दूसरी मोहब्बत
हाँ बस इंशाल्लाह। फिर FAR 1 के अंदर जो है, FAR 1 दूसरी मोहब्बत है, मैंने FAR 2 2014 के एंड से पढ़ाना शुरू कर दिया था। FAR 1 में मैं 2017 में आया, FFR में मैं 2020 में आया हूँ। सही है। तो ये अब इंशाल्लाह एक और नया पेपर आ रहा है ICAP का, सस्टेनेबिलिटी फाइनल लेवल पे, उस पर आएंगे। तो मैं हर 2-3 साल बाद एक नया पेपर कोशिश करता हूँ पिक करूँ। इस दफ़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन ये तो सर स्मार्ट स्टडी। अब चलें सर, अब आ जाते हैं, मैं आपको सिलेबस आपके सामने रखूँगा FAR 2 का, फिर हम उसमें समझेंगे और फिर हम 2-3 अच्छा एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, स्टार्ट चीज़ें हो सकते हैं आज चीज़ें हम इंशाल्लाह स्टार्ट भी कर दें हल्की फुल्की। एक चीज़ सब बच्चों ने समझनी है कि सर मेरा फोकस वही स्मार्ट स्टडी में एक चीज़ ये भी होती है कि हम यार कम पढ़ें, मतलब क्लास तो पूरी लें, लेकिन आपका सेल्फ पढ़ने का टाइम कम हो, लेकिन वो इतना अच्छा हो कि वो आपको सब चीज़ें कवर। हम क्लास में इंशाल्लाह सब कुछ, मैं तकरीबन आप समझें कम से कम भी आपको 2012 के बाद के सारे पास पेपर्स कराएंगे। कुछ टॉपिक्स में हम इवन 2000 के पास पेपर्स पे भी जाएंगे, सन 2000 के पास पेपर्स पे भी जाएंगे। अब आते हैं सर कि जो है कुछ चीज़ें सबने नोट रखनी है, जिस स्मार्ट स्टडी का तकाजा है। आपके पास आपको बुक मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी, तो आज ही शायद ग्रुप में आ जाएगी इंशाल्लाह। बाकी जब तक हार्ड कॉपी बुक की आती है आपके पास, उससे पहले आपने वही रजिस्टर के अंदर अपनी पेज नंबरिंग कर लेनी है। सही है। हर टॉपिक के ऊपर जो हम हर साल लर्निंग आउटकम लिखते हैं, वो लास्ट डे रिवीजन वो, और उसके अलावा रजिस्टर को रेफरेंस देना है बुक से कि ये वाला सवाल बुक के इस पेज नंबर पे है। ये चीज़ें टाइम बहुत बचा लेती हैं पेपर से एक दिन पहले में। फिर और चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे। अब मैं आता हूँ, टॉपिक्स आपके सामने रखूंगा, स्मार्ट स्टडी की क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। वो याद है आप लोगों को टेस्टिंग लेवल्स? क्या भैया टेस्टिंग लेवल याद है? T1 का मतलब कितना है? लॉ हुआ ना वाली मीम देखी है कि वो पूरा शील्ड पहन के आता है पहली 10वां। सर T1 का मतलब है कि हमारे पास मैक्सिमम 8 नंबर का लेस देन इक्वल टू। T2 का मतलब 20 मार्क तक का सवाल है, और T3 25। और FAR 2 में भी T3 लेवल का कोई भी टॉपिक नहीं है। सही है सर, तो ये याद रखना है। फिर प्रोफिशिएंसी लेवल याद है? P1 का मतलब क्या होता है, ये ICAP ने डिफाइन किया है। क्या पढ़ के आने? बेसिक्स। FAR 2 में P1 का भी कोई नहीं है। सही है। P2 का मतलब क्या है? चीता बन के आना है। और P3, और गुड न्यूज इज दैट ना P3 है ना P1, इसने कहा सारे टॉपिकों में तुम्हें क्या बन के आना है? चीता बन के आना है। ठीक है। T1, T2, T3 ये दोनों है। यहां तक हम क्लियर है। फिर एक चीज और जो स्मार्ट स्टडी का ही तकाजा है, रजिस्टर के अंदर आप सबके पास एक पेज होगा। हम बहुत सारे सवाल खुद से आप लोग करेंगे FAR 2 में, और ये मैं आपको उससे बता रहा हूँ, मेरे पास शायद मतलब वाकया सुनाया भी था, FAR नहीं है। एक बच्चा था, आपको पता है ना, अभी भी जैसे 5 सालों की लिमिट है कैफ पूरा करने की। ये अभी ICAP थोड़ा सख्त हो गया है। गए वक्तों की बात है, एक पेपर को देने की जो है ना 6 अटेम्प्ट की लिमिट थी, और अगर आपके आखिरी के 2 पेपर बाकी हो ना तो 2 अटेम्प्ट और बढ़ जाती थी, तो वो 6 से हो जाती थी कितनी लिमिट? 8। एक बच्चा मेरे पास आया, आज माशाल्लाह वो पाकिस्तान से बाहर होता है, और उसकी FAR 2 में 7 अटेम्प्ट हो गई थी। कितनी हो गई थी? 7 इनिंग्स खेल चुका था वो। 8वीं और आखिरी इनिंग्स नहीं तो उसका कैरियर खत्म। उसने सर मेरी 7 अटेम्प्ट हो गई हैं, इधर उधर से कहीं से भी उसने क्लासें ली। अब वो आया मेरे पास 8वीं अटेम्प्ट में,
और जब वो 8वीं अटेम्प्ट में मेरे पास आया तो उसने कहा कि सर मुझे सब कुछ आता है, बट सर मुझे ना पास नहीं हो रहा मेरा पेपर। मैंने उसको असेस किया, उसके कॉन्सेप्ट बने हुए थे, कुछ कॉन्सेप्ट में मसला था, बट मैंने फिर एक बात नोट की। मैंने कहा यार पूरी क्लास एक काम कर ली होती थी, इसका आंसर कभी भी टाई नहीं आता था, हट के आता था। फिर मैं उसके पास ज़रा घूमते फिरते जाके चक्कर लगा, तो पता था वो सवाल सही से नहीं पढ़ेगा, कुछ और मसला करेगा। मैंने कहा भाई तू एक काम कर, रजिस्टर के पीछे 5-6 पेजेस खोल, लॉग बना कि तू क्या भंड मार रहा है। तो बोल मैंने इस सवाल में ये गलती की थी जो नॉर्मल बच्चे से हट करके थी, मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी। वो कहा पूरा लॉग बना, उसने पूरा लॉग बनाया और पूरी क्लास ली उसने, सब कुछ सही ना, 8वीं अटैम्प्ट, ये वो डू एंड डाई, मतलब उसकी आप समझे 8 अटैम्प्ट मतलब 4 साल। उससे पहले उसने CA में 1 साल लगा दिया था, एक ये वाइट पेपर था जो उसका अटक रहा था, उसकी 5 साल की मेहनत ज़ाया पे जो। खैर उसने पेपर दिया। अब यकीन माने मुझे अपने रिज़ल्ट की इतनी टेंशन नहीं हुई होती थी कभी जितनी उसके रिज़ल्ट की हुई। रिज़ल्ट वाले दिन 9 बज गए, उसका मैसेज नहीं आया। मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा हो गया। मैंने कहा लगता है, मैंने उसको कॉल की, उठाई नहीं उसने, वापस कॉल की, फिर नहीं उठाई। 9:10। अच्छा बच्चे बाकी बोल रहे हैं सर मैं पास हो गया माशाल्लाह, ये वो, मतलब मैसेजों के वो लगे हुए, बट मैं अंदर से मुझे मतलब सही है, बच्चों के वो खुशी कि मैं उसकी परेशानी यार। मैंने कहा बेचारा यार मैं भी उसको पास नहीं करा सका। 9:20 पर उसकी कॉल आती है। मैंने फरमाया क्या हुआ? रो रहा है, बोलता है सर पास हो गया। तो मैंने कहा भाई तूने इतना टाइम क्यों लगाया बताने में? बोलता है सर डर के मारे मैं ICAP का मैसेज ही नहीं खोल रहा था। सही है, लेकिन उसने बताया बोला सर ये जो चीज़ थी ना लॉग बनाना, तो इसने मुझे पेपर से 1 दिन पहले ये एहसास दिला दिया कि मैं क्या क्या भंड मारता हूँ। तो मुझे वो, तो ये रजिस्टर बनाएंगे हम, लॉग बनाएंगे। ठीक है सर, तो स्मार्ट स्टडी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आ जाएं सर, अब हम आते हैं और हम ICAP भैया के सिलेबस की तरफ जाएंगे। वैसे FR 1 का पेपर क्या ईजी था? कॉस्टिंग का पेपर कैसा था? कॉस्टिंग किस किसने दिया इस अटेम्प्ट में? मुश्किल था कॉस्टिंग का पेपर? अच्छा ये हुआ यार। वैसे मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि कॉस्टिंग, किसी ने कहा मैंने 80 नंबर का किया है, किसी ने कहा 85 नंबर का किया है। क्यों भाई क्यों? पूरा किया है? ये देखो यहाँ पर टाइम पे पूरा नहीं हो रहा है, टाइम से पहले ही स्टेप छोड़ दिए होंगे तुझे। स्टेप कुछ कह रहा है साहिल? हो गया है? FR 1 किस किस का पूरा हुआ? FR 1 भी छूटा? सोशी और NPO। देखो NPO का तो मैं तुम लोगों को समझा कर बेचता हूँ भाई, आखिरी बला है, उसको कब उठाओ? एंड में उठाओ। तुम लोग अगर पहले उठाने का होगा कि भाई मैं पहले उठाऊंगा, क्यों उठाते हो? देखो जिस अटेम्प्ट में NPO आ जाए ना, बड़ा सवाल और टेक्निकल सवाल, उस अटेम्प्ट में होता यही है कि भाई उसमें से आपको 20, 30, 40% मार्क्स उठाने, बाकी मार्क्स EPS मेरे हिसाब से इसने बैलेंसिंग दिया था। और बाकी सोशी जो है सर चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग देखें निकाल जाएगा। FR 1 वैसे भी मैं आपको बताऊँ ICAP के ऊपर ये वाहिद पेपर है FR 1 का, जब तक ये लोड होता है हम बात करें, जिसमें ICAP के ऊपर आपसे ज़्यादा प्रेशर है कि उसका रिजल्ट अच्छा करना है। नहीं तो यही तो कह रहा हूँ, ICAP के ऊपर आपसे, मैं आपको ये बात ही बता चुका ना कि पिछले आज से एक साल पहले मेरा एक जूनियर था फम में, मुझसे 6 महीने जूनियर था, वो माशाल्लाह एक अच्छी कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रोलर है। अच्छा ये बात भी याद रखें, आप लोग भी इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तो जो आज आप लोग गालियां देते हैं ना ICAP को, ये वो चेकर को, आप भी वो बन जाएंगे। सही है, आपको पता है आप भी वो, क्योंकि आप, अच्छा ये भी ऐसी सीक्रेट जॉब होती है ना ISI की तरह, आपको नहीं पता होता। मैंने ज़िंदगी में अब तक
दो का पता लगा लिया है कि यार ये जिनको मैं जानता हूँ ये आईकेएफ के चक्कर में, एक के इलेक्ट्रिक में डायरेक्टर है, क्वालिफाइड सीए, वो अच्छा मेरा सीए फाइनल का ऑडिट का पेपर ही रहता था, मेरी जॉब हो गई के इलेक्ट्रिक में। अच्छा मुझे उनका कैसे पता चला? साथ में लड़के होते ना, तो एक मेरे डिपार्टमेंट में एसीसी वाला लड़का भी था, तो मैं एक दिन जो है ना क्लाइंट के इलेक्ट्रिक में अलग अलग घूमते फिरते रहते थे, तफरीहें करते थे, अल्लाह माफ़ करे, सही है था, काम वहाँ पर कम था थोड़ा, तो के इलेक्ट्रिक में थे। तो एक दिन मुझे ना मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, मैं वैसे हेड ऑफिस में बैठा था, बोला तेरा कौन सा पेपर लेता है सीए का? मैंने कहा ऑडिट, और मैंने दिया भी था, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी। उसने मुझे बोला तुझे एक बात बताऊँ? बोल। बोलता है यार कामरान नहीं है। मैंने कहा कौन कामरान? बोलते अपने डायरेक्टर। मैंने कहा हाँ। बोला ये सीए फाइनल के पेपर चेक करते हैं। क्यों भाई, इनको क्या ज़रूरत पेश आ गई? बोला ये मुझे नहीं पता। बोला भाई मैं अभी इनके रूम में गया था तो ये सीए फाइनल के पेपर चेक कर रहे थे ऑडिट के। अच्छा देखें, मैं टीचर कोई नहीं कर सकता, आईकेएफ का उसूल है टीचर, हम बाकी असाइनमेंट कर सकते हैं, हमें कभी भी वो पेपर चेक करने के लिए आज से कुछ साल पहले तक, कभी भी नहीं 6, 8, 10 साल पहले तक कुछ टीचर से वो पेपर बनवा लेता था, वो भी टीचरों के ऊपर। हम इवन अगर मैं टीचिंग आज छोड़ू ना तो भी उसके एक पर्टिकुलर टाइम हो जाए 2-3 साल तक मैं पेपर चेक, हाँ बहुत सारी चीजें और में मुझे आईकेएफ इन्वॉल्व रख सकता है। तो सर उनका पता चला, हालांकि वो डायरेक्टर लेवल का बंदा, उस टाइम पे उस बंदे की तनख्वाह होगी मेरे ख्याल में 7-8 लाख, अब तो माशाल्लाह होगा 18-20 साल पे, लेकिन वो आईकेएफ के पेपर चेक कर रहा है फाइनल के, मतलब आईकेएफ पैसे अच्छे दे रहा है, सही है ना। फिर अभी 1 साल पहले की बात है, तो एक जूनियर था, अच्छा वैसे लोग बताते नहीं, उसके मुंह से निकल गया, वैसे ही बात हुई, उसने मुझे बोला यार हसन साहब बच्चों की आजकल क्वालिटी अच्छी नहीं। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे पास भी ऑफिस में अच्छी लड़के नहीं आ रहे होंगे? बोलते हैं अबे ऑफिस को छोड़ो यार, मैं तो पेपर चेक करता हूँ FAR 1 के, बच्चा जो है इतनी गलतियाँ करता है ईपीएस में और एनपीओ में और रेशोज में। अच्छा सही है। फिर उसने बात घुमा दी, 1 साल पहले की बात है। तो उस बंदे ने, अब वो बंदा एक अच्छी कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रोलर है, सही है, 5-5.5 लाख माशाल्लाह उसकी तनख्वाह होगी, 6 लाख, लेकिन वो भी इसी तरीके से तो ये कॉपीज चेक कर लेते हैं। फिर मैंने उससे पूछा बच्चा क्या गलती करता है? उसने कहा यार बच्चा गलती यही कर रहा होता है, और जो सबसे बड़ी उसने गलती बताई ना, जो कि हम सीखेंगे भी, आंसर डायरेक्ट पे आता है, वर्किंग शो नहीं करता, और 99% बच्चे का आंसर सही नहीं होता है। वर्किंग शो करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यार इसने कहाँ गलती की, तो हम पार्शियल मार्क्स दे पाएंगे, सही है। तो उसने कहा था, बोला यार बच्चा, तो सर चेकर आपके हो सकते हैं आसपास भी, और टीचर्स के ऊपर आईकेएफ ने अभी पाबंदी लगाई हुई है कि टीचर्स अभी नहीं, पहले से क्या बोला, आपने अगर कोई बच्चा आपने देखा हुआ क्लास में, उसका काम, उसकी कॉपी आपके हत्ते आ गई, तो अब तो आपको पता है ना आईकेएफ में चेकिंग में एक और काम भी होता है सर। अब आईकेएफ में चेकिंग में एक और काम ये होता है मेरा बच्चा, कि अब हर सवाल जो है वो अलग बंदे के पास जाता है। पहले होता था कि एक बच्चे की पूरी कॉपी मेरे पास आ गई, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे बाइसनेस होती थी। आपने पहला सवाल में गलती कर दी, लेकिन बाकी पेपर आपने बहुत ही अच्छा निकाल दिया है। अब मैं तो पहला सवाल देखा, मैंने कहा यार तो भंडू बच्चा है, इसको तो पढ़ने ही नहीं आता है, तो अब मेरी परसेप्शन गलत बिल्ड हो गई। अब आपकी आगे हल्की सी भी गलती होगी मैं क्या करूंगा, सही है, हल्की सी भी गलती हुई मैंने क्या किया, आपका पूरा काम खराब। अब ये मसला है दुनिया भर में होता था। फिर आईकेएफ ने देखा यार बाकी लोग क्या करते हैं, तो आईकेएफ को पता चला बाकी लोग क्वेश्चन स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट बनाते हैं। अब ये सीन होने लगा है, ये तकरीबन पिछले 2 अटेम्प्ट से, ज़्यादा पुराने नहीं, कितने अटेम्प्ट से पहले, कि आपका पूरा पेपर स्कैन होता है, उस स्कैन्ड फाइल जो है उसकी एक मार्किंग होती है कि यार ये, और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1, सब बच्चों का क्वेश्चन नंबर 1, एक सपोज करें मैं चेक करूं, मेरे पास आ जाएगा। पूरे कराची के बच्चे जितने भी हैं, सपोज करो कराची के अंदर FAR 1 दिया है 2000 बच्चों ने, अब मैं अकेला सिर्फ क्या चेक कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर रहा हूं। अब उससे क्या होता है सर, बाइसनेस खत्म। फिर दूसरा बंदा क्वेश्चन नंबर 2 पर एंड में क्या कर दिया जाता है, इनको कंपाइल कर दिया जाता है। तो आईकेएफ इतना भी बुरा नहीं जितना तुम्हें लगता है। आए सर आए सिलेबस पे आते हैं हम।
कितने लोगों को ये उम्मीद है पूरी पूरी के इंशाल्लाह FAR 1 में पास है? अब एक होता है ना कि यार आप तो नहीं उठाएंगे यार, मुझे पता है, लेकिन जो है नहीं, सब पास है इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊं, जब रिजल्ट FAR 1 का अच्छा आएगा। इस दफा पेपर भी बहुत इजी आ गया ना। और हमारी आईकेप से जितनी बार, आईकेप का एक ही फोकस है अब कि यार FAR 1 का रिजल्ट अच्छा आए सर आए। और पिछली दफा आपको पता है, और आईकेप का एक और भी हिडन रूल है जो कि आईकेप बताता नहीं है, सही है, ये भी मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी पेपर का ना कैफ का 20% से कम रिजल्ट नहीं मिलेगा। हो भी रहा होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, पासिंग मार्क्स, और जो ये उसी बंदे ने जो नहीं मेरा शादी में मिला था FAR 1 में, उसने मुझे बताया कि 2 अटेम्प्ट पहले उसने यार पासिंग मार्क्स 46 कर दिए थे। क्यों? थ्रेशोल्ड 20 के ऊपर लाने के लिए, पता नहीं तो 20, क्योंकि अगर आईकेप 20% से कम रिजल्ट करता है तो फिर मसाइल होते हैं, शोर होता है, और फिर आईफेक वगैरह से भी हो ना, वो भी स्टडी करते हैं, बोलते हैं कि यार ये क्या पेपर बना रहे हो कि 5 में से 1 बच्चा भी पास नहीं हो पा रहा। तो 20% तो मिनिमम रिजल्ट होता ही होता है। आए सर आए, FAR 2 का सिलेबस है, ये भी अगर आप देखेंगे तो सर 3 ग्रेड्स में बटा हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग फॉर एथिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ IFRS। इसका कहा 110 से 130 घंटे का कोर्स है, तकरीबन सर 130 से 140 50 घंटों में ये कोर्स कवर इंशाल्लाह हो जाएगा। अब आ जाए सर, मैं आप लोगों को इसके जो मेजर टॉपिक हैं वो ग्रिड के हिसाब से यहाँ पे लिखता जाता हूं, ताकि आप लोगों को अंदाजा भी होता जाए। आप लोगों ने चाहे तो फोटो वोटो ले लें, उसमें आप लोग माशाल्लाह माहिर ही हैं, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। और मैं ये भी बताऊंगा कि ग्रिड के अंदर कौन सी चीज़ कि अब आप देख रहे हैं चेंजेस इन इक्विटी पढ़ चुके हैं FAR 1 में, यहां भी है चेंजेस इन, लेकिन क्यों है वो भी मैं बताता हूं। चलें सर, यहां पर जो आपके पास पहली ग्रिड के अंदर टॉपिक्स बचे हुए हैं वो सिर्फ सर अब आपके पास अफेक्टिवली 2 ही टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है ग्रिड A, कंसोलिडेशन, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा है ना। और दूसरा टॉपिक है IS 1, और जिसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। अब सब बच्चे बड़े ही गौर से सुनेंगे सर, कंसोलिडेशन और फाइनल अकाउंट्स ये 2 टॉपिक हैं। इसके जो अगर मार्क्स हम देखें तो सर इसके मार्क्स कितने नजर आ रहे हैं, 25 से 35। सब मेरी बात सुनना, ये जो टॉपिक है कंसोलिडेशन, इसके ऊपर 95% चांस है, होता है बड़ा सवाल आएगा। पिछले मैं आपको बता रहा हूं 16 अटेम्प्ट में। अब देखो अगर टेस्टिंग लेवल 2 है इसका, तो इसके ऊपर मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल आ सकता है, 20। तो पिछले 16 अटेम्प्ट में इसके ऊपर 20 या 20 के आसपास का सवाल आया, और इसके ऊपर छोटे सवाल आए, एक आध अटेम्प्ट में बड़ा किया है। तो हमने कहा कंसोलिडेशन के चांसेस हैं कि एक वाहिद ये टॉपिक मैंने आपको निकाल दिया जो कि 95% चांसेस हैं कि पेपर में आएगा ही आएगा, और बड़ा सवाल आएगा 18 से 20। ये अब तक पिछले 16 अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो 16 अटेम्प्ट में से ये मुश्किल से इसका बड़ा सवाल 4 दफा आया है, बाकी इसका क्या होता है, छोटा सवाल। और कंसोलिडेशन का 16 में से सिर्फ 2 दफा ऐसा हुआ है कि इसका बड़ा सवाल नहीं आया। सही है, सिर्फ 2 दफा ऐसा हुआ है कि इसका बड़ा सवाल, एक पिछली अटेम्प्ट थी और एक थोड़ी पहले। तो कंसोलिडेशन के ऊपर बड़ा सवाल बनेगा ही बनेगा ये। अब आ जाते हैं सर ग्रिड B। याद है मैं कहता था उसके अंदर EPS रेशो वाली ग्रिड हमें पास कराएगी, यहां पर भी ऐसा ही है, ग्रिड B पास कराती है। इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं ये है IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, पढ़ा है ना पीपी, काजी ने बहुत मेहनत से पढ़ाया, तो सर उसी का भाई ये
इनटेंजिबल, उसका एक भाई आपने FR1 में ही पढ़ा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक और भाई। फिर एक आ जाता है IFRS 16, जो कि हमने कहा लीजेस, सुना है नाम। फिर सर इसमें तीसरा आता है IAS 41 बायोलॉजिकल एसेट। अब सर ये बायोलॉजिकल एसेट क्या है? भेड़, बकरियां, है ना। तुम यहां पर सीखोगे भैंस के बच्चे की क्या एंट्री होगी, भैंस ने बच्चा दिया क्या एंट्री है। तुम यहां पर सीखोगे दरख्त पे आम उगाया तो क्या एंट्री बनाओगे, सही है सर। फिर चौथे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक IAS 21 फॉरेन करेंसी। सर देखें आप लोग माशाल्लाह वो कौम बच्चे हैं जो पाकिस्तान में नहीं टिकेंगे। कितने लोग नहीं टिकना चाहते पाकिस्तान में, सही है। अल्टीमेटली सभी बाहर जाते हैं, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब वहाँ से यहाँ पर पैसे भेजोगे तो अंदाज़ा तो होना कि यार कितने बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, है ना सर। ट्रांजैक्शंस करते हैं तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। सर एक बार बाहर जब लोग जाते हैं ना, मेरे दोस्त, हम लोग अभी दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। अब देखिए बाहर वाले होते हैं, उनके माशाल्लाह अलग, और ख़ासतौर पे जो लोग दोस्त डॉलर में US वगैरह में होते हैं, वो ईद वीद पे भी आएंगे, खाने जाते हैं ना। अब यार हम आम आदमी हैं, दोस्त गए 10,000 रुपये का सपोज करें, बिल आ गया। अब हम टिप कितनी देंगे एक नॉर्मल पाकिस्तानी, आप बताएं। 10,000 का बिल आता है तो हम 1,000 रुपये टिप दे देंगे, सही है। 1,200 दे देंगे। यार वो ऐसे नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं डॉलर टर्म्स में। वो बोलते हैं यार 4,000 टिप दे दी। मैंने कहा यार 4,000 टिप दे दी तूने? बोलता क्या है, $15 तो है, उससे भी कम, समझ रहे हैं। तो पॉइंट इज दैट कि भाई वो अब वो माशाल्लाह उसके लिए यार ये बोलता है कि $15 तो है, $10 तो है ना, वो तो यूँ सोचता है। लेकिन उसके सोचने के लिए उसने कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है, सही है, वो अपनी हेजिंग। तो सर ये अच्छा, आप आ जाए, इसमें 2 टॉपिक T2 हैं, सही है, और ये 2 टॉपिक T1 है। अब ये ग्रेड आपको पास कराएगी, बल्कि सॉरी IAS 21 इसमें नहीं है, IFRS 9 है। IAS 21 आखिरी में, IFRS फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब सर ये भी T1 है। अब सर ये ग्रेड आपको क्यों पास कराएगी मैं बताता हूं। इसके ऊपर हर अटेम्प्ट में छोटा सवाल फिक्स है IFRS 9 के ऊपर। इन दोनों में से या तो किसी एक पे बड़ा सवाल आता है, तो दोनों आ जाते हैं छोटे छोटे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके मार्क्स फिक्स हैं। वो कितने हैं? 25 से 35। अब मैं आपको बता दूं तो ये सुन लें, 1 2 3 टॉपिक ये फिक्स है यहां पर। उसमें से ये छोटा सवाल या बड़ा सवाल लाजमी होता है, इसके ऊपर कभी कभी बड़ा सवाल वो डाल देता है यहां पर, ये फिक्स है। तो ये दोनों टॉपिक यहां पर क्या हो जाते हैं, IFRS 16 और IFRS 9 ऑलमोस्ट फिक्स हो जाते हैं। ये हमारी है दूसरी ग्रेड, ये आपको पास भी करा देगी कि 4 टॉपिक कर लिए तो 25 से 35 मार्क्स, और ये 4 टॉपिक हैं भी आसान। फिर आते हैं सर आखिरी ग्रेड, जो ग्रेड, ये कॉपी तो मेरे ख्याल में किसी को नहीं करना होगा, करना है तो फोटो वोटो लेनी है तो ले लो, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे सर, ऑनलाइन वाले तो मैं नजर आ रही, नहीं तो ग्रुप में बच्चे भेज देंगे फोटो। अब हम आ जाते हैं सर आखिरी चीजें, वो है ग्रेड C, और ग्रेड C के अंदर जो कुछ बचता है वो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको टॉपिक का नाम पता होना चाहिए। तो हमारे पास ग्रेड C जो है उसके अंदर जो आपके पास टॉपिक्स होंगे उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसमें सबसे पहले आपके पास आएगा IAS 1037, फिर आ जाएगा IAS 12। टैक्सेस का नाम सुना है? प्रोविजंस एंड इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एंड इवेंट्स आफ्टर RD, ये इसका नाम है। IAS 12 इनकम टैक्सेस, IFRS 15 रेवेन्यू,
फिर आपके पास इसमें आ जाएगा IS-21 फॉरेन करेंसी। फिर आपके पास इसके अंदर आ जाएगा IFRS 8, इसका नाम है ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो सर इसके अंदर फिर आपके पास इसके अंदर सर एथिक्स भी है। क्या है? एथिक्स। और एक और टॉपिक है इफ्रिक 1। अब आ जाते हैं सर, ये ग्रेड जो है इसके अंदर वेरिएबिलिटी यूं होती है, कभी किसके ऊपर सवाल कभी किसके ऊपर सवाल। ये ग्रेड है भी सबसे बड़ी, इसकी तकरीबन वेटेज है 35 to 45। 35 to 45 कंफर्म भी कर लेते हैं हम। ग्रेड पता है ना कहाँ होती है? आईकेप में कौन सी जगह पे पड़ी होती है? वेबसाइट पे, सिलेबस वाले पे। अब आ जाए सर एग्जामिनर भैया कि इस ग्रेड में से भी 2 फेवरेट टॉपिक हैं, और वो 2 फेवरेट टॉपिक मैंने सबसे ऊपर लिखे हैं, IS 1037 और IS 12। ये इसके फेवरेट टॉपिक हैं इस ग्रेड के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं तो सर ये 3 टॉपिक टेस्टिंग लेवल 2 के हैं, बाकी टेस्टिंग लेवल 1 के हैं। अब आज पहली क्लास में मैं आपको ये बता दूंगा कि जो है आपके लिए कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, जिनके ऊपर लाजमी 5 टॉपिक बताऊंगा। उन 5 टॉपिक में से मेरी गारंटी है 75 नंबर बड़े ही आराम से आ जाएंगे। सही है ना? हम 5 टॉपिक के अभी नाम लिखेंगे, उन 5 में से लाजमी आपको 3 के ऊपर बड़ा सवाल एक्सपेक्टेड है कि मिलता है। आ जाए, ये मिटा रहा हूँ। चलिए जी, 4 तो ऐसे हैं, उनमें से कंसोलिडेशन दूसरे नंबर पे 1037। सर जज्बात का इजहार, उसको पता है तुम जज्बात के इजहार में अच्छे नहीं हो। फिर IS 12 टैक्सेस, चौथे नंबर पे मैं यहां पर डेट करूंगा लीजेस। इन 4 में से अक्सर आपके पेपर के 60 नंबर तो आराम से आ जाते हैं, 60 से 70 नंबर। 5वें में यहां पर 2 के दरमियान टफ मुकाबला होता है। सही है ना? वो है आपका IS 38 या IFRS। इसके ऊपर यूजुअली छोटा सवाल आता है, एक आध दफा बड़ा आ गया। अब सर अगर आपने 5 टॉपिक या इवन ये 4 टॉपिक भी कर ली ना, ये 4 टॉपिक 70 नंबर की कवरेज देते हैं, और अगर आप इन 5 को मिला लें तो ये मिला करके 80 नंबर की कवरेज यही टॉपिक दे देते हैं। अब स्मार्ट स्टडी का तकाजा है, कुछ भी हो जाए, वैसे तो पूरा सिलेबस करा, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हो जाए मेरे कि यार इनमें मैं मार्क्स उठा ही लूं। ठीक है सर? तो ये टॉपिक दिमाग में रखने हैं आप हजरात ने। ये सारे टेस्टिंग लेवल 2 वाले स्पेशली ये 4 टॉपिक मैंने 10 में से 8 अटेम्प्ट या 7 अटेम्प्ट्स में इन 4 में से 3 बड़े सवाल जो आते हैं ना पेपर में, वो आते हुए देखें। ये बात हमें शुरू से पता हो तो हमें क्लियर होना कि इन 4 टॉपिक्स की वेटेज क्या है, और उसमें से भी ज़्यादातर कॉम्बो आपको बनाना लगा 1 2 3 1 2 3। कभी कभी इसको छोटा करके इसको डाल देता है, इसको छोटा करके इसको, ये तो बड़ा ही आ रहा होता है। अब जब ये 4 टॉपिक मुझे 70 नंबर दे रहे हैं, है ना सर, और बाकी अगर मेरे पास 12-13 टॉपिक्स हैं तो वो मुझे मिला करके 9 टॉपिक मिला करके 30 नंबर दे रहे हैं। तो मेरा माइंड शुरू से ही क्लियर हो गया कि व्हाट शुड बी अप्रोच्ड। चलिए जी, बच्चों का सवाल। सर बोर्ड की पिक भिजवा देते हैं। वैसे मैं लाइट भी खोल देता हूँ। एक बच्चे का सर उमर काजी कौन से टॉपिक कराएंगे? काजी भाई जो चाहेंगे हम उनको दे देते हैं। देख काजी भाई के 2 टॉपिक्स तो फिक्स है। नहीं, काजी भाई के 2 टॉपिक तो फिक्स हैं, इफ्रिक 1 और IS 38। बाकी वो जो चाहेंगे
वो उनको दिया जा सकता है डिपेंडिंग के सर कितने अवेलेबल, उनकी क्या निकलती है अवेलेबिलिटी, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जो है लास्ट टाइम वो नहीं निकाल पाए थे, इस दफ़ा इंशाल्लाह उनकी अवेलेबिलिटी होगी। मतलब वो लास्ट टाइम ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ा पाए थे, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह उनको लेकर के आना है। IS 38, ये दो टॉपिक तो सर के फिक्स हैं। आएंगे बाद में बात करते हैं, ठीक है सर। यहां तक हम क्लियर हैं, पक्की बात है। तो सर ये है बेसिकली जो है हमने कहा सिलेबस है। अब आप लोग बताएं, आखिरी के अशरे में केजेस में क्लासेस नहीं होंगी तो कल हम क्लास रखें या ना रखें, ईद के बाद शुरू करें? कितने लोग कहेंगे सर कल क्लास रखें? 1 2। ऑनलाइन वालों कितने लोग कह रहे हैं कल क्लास रखी जाए? देंगे फिर ईद के बाद मैं डेली क्लास लूंगा। नहीं वो उसमें भी ईद के बाद चले सर। तो मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं कि ईद के बाद, लेकिन ईद के बाद फिर डैडी में चौथा दिन जो होगा ना ईद का, उससे टकाटक सही है ना, डेली सुबह के टाइम पे क्लास होगी, सुबह 11 बजे के आसपास मेरी कोशिश होगी, ठीक है ना, कि मैं वो क्लास ले करके हम इंशाल्लाह जो है उसमें जाएं। सही है सर। मैं कोशिश होगी कि मंडे टू थर्सडे तो लाजमी हो सकता है शायद सैटरडे को भी रखें। सही है, चीज़ें हमें अब आ जाएं सर। यहाँ तक किसी का FAR2 से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं? चलिए सर अब यहाँ पर आते हैं, स्टोरी टाइम में भी यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस होती है। चेंजेस ये होते हैं कि स्टोरी टाइम हम थीम के हिसाब से करते हैं। अगर हफ्ते में 4 क्लासेस हो रही होंगी तो एक दिन हम पर्सनल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से बात करेंगे, एक दिन हम कोई रिलीजियस करेंगे, एक दिन हम कोई बिजनेस केस स्टडी और एक दिन हम अपनी कोई फील्ड से रिलेटेड। सही है, ये 4 करते हैं। आज के दिन में हम बात करते हैं पर्सनल एट्रीब्यूट्स, शेर व शायरी भी इंशाल्लाह रखेंगे। सही है। चले सर, तो हमने कहा सीरीज लेकर पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बारे में हम आज की क्लास में बात करते हैं। सर दुनिया में ना हर आदमी लीडर है, पता है आपको? कुछ नहीं तो आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए लीडर हैं। अगर आप ऐसे हैं तो वह आपकी बात मानते हैं। और मैं एक जगह सुन रहा था, मैंने कहा आदमी अपने लिए तो लीडर है ही ना भाई, अपने आप को तो गाइड करना ही है ना। लेकिन लीडरशिप, अब आते हैं सर लीडरशिप। अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार लीडरशिप करंट एरा में या वैसे भी देंगे, लीडरशिप के सबसे अच्छे उसूल हमें मिलते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर करंट एरा में अगर मैं बात करूं तो उनके बाद जो 2 लोगों को मैं जिनकी लीडरशिप पे मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें एक है महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, और दूसरा जो ख़वातीन जानती हैं धोनी कौन है? इंडिया का बड़ा वो है कैप्टन का, पुराना कैप्टन के तौर पर। फिर दूसरे नंबर पे है हमारे पास कैदी नंबर, उसमें आप कह सकते हैं कि सर हम माने ना माने, सही है ना। लेकिन अब सर आ जाए लीडरशिप। एक तो ये डिबेट होती है कि लीडर्स बॉर्न होते हैं, ये हमारा स्टोरी टाइम जो बच्चे नए उनके लिए हम हर क्लास में करते हैं, लीडर्स बॉर्न होते हैं या लीडरशिप बाद में सीखी भी जा सकती है। तो मेरा मानना है कुछ लीडर्स बॉर्न होते हैं लेकिन बाद में सीखी जा सकती है। कुछ बॉर्न लीडर होते हैं ना, उनकी बचपन से ही पर्सनैलिटी इतनी कैरिस्मेटिक होती है कि बंदा कहता है कि यार इसको लीडर मान लो। अब इमरान खान है सर, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, मतलब जब वो 1992 में भी क्रिकेट में आया ना तो उसने आगे सबसे पहले बोला बेटा मैं कैप्टन हूँ ना तो मुझे सिलेक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं ही सिलेक्टेड हूँ। सही है, और उसकी बात मानी भी गई। अभी रिजवान ने भी ये कहा था कि मैं ही सिलेक्टेड हूँ, बोला भाई तू पहले अपनी टीम में जगह बना। सही है, तो आप समझे। लेकिन उसके केस में ऐसा नहीं था। इमरान खान का एक देखें मशहूर वो भी था कि वसीम अकरम को इसने कैसे किया लिया। लेट 80s की बात थी कि
पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड जाना था, टीम अनाउंस हो चुकी हुई है। तो ना जब टीम अनाउंस होते हैं ना, तो कुछ लोग नेट बॉलर्स होते हैं, टीम को प्रैक्टिस करा। जैसे आपने सुना होगा दुबई में रोहित शर्मा से एक पाकिस्तानी बंदे का बड़ा आ गया था कि नेट बॉलर है, तो वसीम अकरम वो नेट बॉलर बन के आया था। इमरान खान ने उसकी बॉल देखी, बोले यार तो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, इसको टीम में लो। सिलेक्टर ने कहा सर टीम अनाउंस हो चुकी है। उसने कहा मुझे नहीं पता है, ये मुझे टीम में चाहिए। सिलेक्टर भी अड़ गया, बोला अगर ये टीम में आए तो मैं रिजाइन दे दूंगा। बोला दे दो, लेकिन ये तो टीम में आएगा। और फिर उसको टीम में ज़बरदस्ती, तब उसकी सिर्फ पर्सनैलिटी ऐसी थी कि यार उसको लोगों को पता था शुरू से कि यार इस आदमी को, तो ये होते हैं बॉर्न लीडर्स, कि यार ये पैदा ही होते हैं कि इनको अल्लाह ताला ने कोई इनसे काम लेना होता है, फिर होते हैं अब बिल्ड की जाती है। महेंद्र सिंह धोनी वॉज नॉट अ बॉर्न लीडर, वो एक टिकट कलेक्टर था, वो टिकट कलेक्टर से आगे आगे आया। अब आते हैं सर, आज हम बात यही करेंगे कि यार लीडरशिप एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो याद रखें सबसे पहला एट्रीब्यूट जो होता है ना लीडरशिप एट्रीब्यूट, वो ये होता है, इफ़ यू आस्क मी, कि सर उसके डिसीशंस जो होते हैं ना वो उनको ओन भी करता है और अलग डिसीजन लेता है। जिंदगी में अगर तो आप अलग डिसीजन लेते हैं दुनिया से हटकर और उस डिसीजन पे लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं, मेजर लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप में से किसी ने बोला यार मेरे पास एक दिमाग में बिजनेस आइडिया है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सीरियसली, और मुझे पता है कि यार इससे मैं बहुत बड़ा धंधा बनाऊंगा, पर उसके लिए मुझे सीए छोड़ना पड़ेगा। अभी बड़ा बोल्ड डिसीजन है, उस पर शायद मैं भी कन्विंस ना हूँ, आपके अम्मा अब्बा तो होंगे ही नहीं, लेकिन अगर आपने दिमाग में ये कन्विक्शनें कर लें तो फिर ये एक एट्रीब्यूट है लीडरशिप का। भाई दुनिया में ये जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आपका फेसबुक का जो है मार्क जकरबर्ग है, सही है ना, ये सब में ये अच्छी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, बीच में इनको लगा कि यार नहीं, क्या है, ड्रॉप आउट। इलॉन मस्क, भैया इलॉन मस्क दुनिया का इस वक्त सबसे अमीर आदमी है। वो आपको पता है उसने कॉलेज किस बेस पे सिलेक्ट किया था? उसका ना 2 कॉलेजेस में हो गया था, एक था टॉप 10 येल करके उसका नाम है, और एक और कॉलेज था। अब उसने कॉलेज के दोस्तों ने बोला यार देख तू उधर, उसने ना छोटा कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, छोटा कॉलेज, बड़े कॉलेज में हो नहीं गया। उसके दोस्तों ने बोला कि भाई तू क्या कर रहा है, तू बड़े कॉलेज में तो उसमें क्यों नहीं जा रहा? तो देखो यार पढ़ तो मैं खुद भी लूँगा, दूसरे कॉलेज में लड़कियाँ अच्छी हैं, सही है। अब दुनिया का अमीर आदमी, उसने डिसीजन मेकिंग किस पे की? तो सर ये ना कभी कभी, वैसे ऐसी तुम लोग नहीं कर लेना भाई, सही है ना, लेकिन अटपटी डिसीजन मेकिंग ये लोग करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, ओन करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, उसने क्या सर डिसीजन मेकिंग किया, आप सोचें, तुम लोग शायद छोटे ही होगे बहुत उस टाइम पे सर, गंभीर सहवाग, ये इंडिया के ना बड़े मशहूर नाम थे। समझो कि एक तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे है ना आजकल इंडियन क्रिकेट में, ये वो चीज़ें थी। एक कैप्टन बना, इसने इनको साइड किया, सचिन को साइड किया, इसने कहा भाई देखो सचिन, गंभीर, सहवाग, ये तीनों होंगे ग्रेट, लेकिन इनकी फील्डिंग में इनके अंदर वो पावर नहीं, मुझे जवान बच्चे चाहिए। इनको क्या किया, लोगों ने बहुत लान तान किया, लेकिन फिर उसके बाद उसने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी थी इंडिया को 2013 की। सर बोल्ड डिसीजन मेकिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सर फ्रंट से लीड करते हैं, गलती हो आ करके मानते हैं। अब आप देखें कि आपके अंदर कोई ऐसी बोल्ड डिसीजन मेकिंग की सलाहियत है, नहीं है तो क्या आप कर सकते हैं, सही है। गलती हो, अपना डिसीजन लें, अगर उसमें कुछ भंड हो जाए तो डिफेंसिव मोड में ना जाए, बोले यार यार मेरी गलती है, अगली दफ़ा करेंगे, सही है। खान साहब ने जो कहा था यू टर्न लेते हैं, वो एक तरह से गलती मान रहे थे ना, भाई भंड हो गया अब सही करते हैं। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, टीम में हर बंदे की कैपेबिलिटी। आप लोग इंशाल्लाह कल को लीडर बनेंगे, आपके छोटे भाई बहन भी हैं, आप उनके लीडर हैं, आप माने ना माने। अब आपको पता चल रहा है कि यार मेरे 2 बहनें या 2 भाई हैं छोटे, या भाई बहन है, अब आपको पता चल रहा है कि यार ये मेरे भाई बहन है ना, इसका स्किल एक भाई का इस तरफ है, दूसरे का उस तरफ है। अब अम्मा अब्बा दोनों को घुसेड़ रहे हैं सीए में, किसी एक फील्ड में। जब आपको पता है कि यार भाई बहन का उस तरफ इंटरेस्ट, यहाँ पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी आए, आप बोले अम्मा अब्बा को इसको ये करने दो जो ये चाहता है। आप अपने लिए अम्मा अब्बा को कन्विंस नहीं कर पाते, सही है। तो सर
आप लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए लड़ना शुरू हो जाए, उनकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, लीडरशिप की डेफिनेशन पता है क्या? सबसे आसान, किसी एक कंबाइन गोल की तरफ टीम को लेकर के चलना। अब आपका कंबाइन गोल इस वक्त क्या है कि यार घर के फ्यूचर के फाइनेंशियल हालात अच्छे रहें, अच्छे नहीं है तो अच्छे हो जाए ना। तो टीम कौन है आपकी? भाई बहन, सही है। अगर है नहीं है तो फिर आप अकेले हैं, लेकिन वो है, तब आप उसके लिए अपने आप को लेकर के चलें तो आपको पता हो कि मेरे भाई बहनों के साथ क्या करना है। इसी तरीके से कोई डिसीजन ऐसा हो जिस पे अम्मा अब्बा कन्विंस ना हो। फिर तीसरी चीज़ कि आप सर फ्यूचर को थोड़ा सा रीड करें। आज की बेस पे फैसले मैं ज़िंदगी में बहुत मशवरे लिए हैं, उन लोगों से भी लिए हैं, और ये मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, जो बिज़नेस करते हैं ना, और बिज़नेस में जो बड़ा बिज़नेस करते हैं उनसे भी लिए हैं, और जो एक जॉब करते हैं उनसे भी लिए हैं, और जो छोटा बिज़नेस करते हैं, जो छोटा बिज़नेस और जॉब करते हैं ना सर, उनसे कभी मशवरा लेता हूँ ना तो उनकी वो शायद अगले आज के हालात को देखकर मुझे मशवरा देते हैं। लेकिन जो बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, वो मुझे हमेशा फ्यूचर के हिसाब से मशवरा देता है। बोलते थे कि आज तो जो है वो 3, 4, 5 साल के ये लीडरशिप आती है। सर ये सब एट्रीब्यूट्स अपने अंदर कोशिश करें, डेवलप करें, टीम को साथ लेकर के चलना, आपने आसपास के लोगों का ख्याल, किसकी स्किल्स क्या है पता लगाना। अब देखें, आप तो सीए में आ गए, आपके छोटे भाई बहनों का भी कैरियर डिसाइड हो रहा है, उनको इवेल्युएट करें, ठीक है। घर में बोल्ड डिसीजन लें। बोल्ड मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ अजीब ही काम कर दिया है ना, पता चला तुमने कोई दूसरे रिलीजन में शादी करने का अब्बा को बोल रहे हो, बेटा सही है ये नहीं हो, लेकिन वो नहीं मानेंगे। कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग हो कि अम्मा अब्बा बोलें कि यार ये बच्चे को हम ये कन्विंस कर सकता है। यहाँ पर लोग, अल्लाह माफ़ करे, लव मैरिज के लिए कन्विंस नहीं कर पाते। कभी कभी फजर में मुझे ना एक स्टूडेंट का मैसेज आया, अच्छा उसकी और एक लड़के की क्लास में जो होती है ना बातचीत, मुझे पता था हो गई है, अब शादी वादी का सीन है, लेकिन लड़की के माँ बाप, लड़की है अमीर घराने से, लड़का है मिडिल क्लास घराने से, लड़की के माँ बाप, लेकिन लड़का मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है कि वो जिस बैच में पढ़ता था, तो उस बैच में वो ना उस लड़की का बैग उठा के आता था क्लास में, लड़की का बैग उठाकर। उस बैच में एक लड़का था, उसका नाम था खादिम। तो मैं कभी भी क्लास में मजाक में कहता, मैं बोला यार ये नाम का खादिम है, तू काम का खादिम है, सही है। तो अब उससे आप लड़की, मुझे मैसेज आया कि सर वो मेरे घर वाले नहीं मान रहे, आपको मैंने कहा अगर आपसे मशवरा करें आप दे देंगे। मैंने कहा मैं आपके घर वालों को ये बोलूँगा कि लड़का जब बड़ी क्लास में, उस टाइम पे होती भी फिजिकल थी, सही ना, फिजिकल में 150 बच्चों के सामने मैंने कहा जब ये बैग उठाते हुए आ सकता है, तो मैंने कहा कि सर ये बच्चा, मैं बोलूँगा आपकी बेटी को खुश रखने के लिए अपनी किडनी, दिल, गुर्दा, जिगर सब कुछ बेच सकता है, सही है। तो मैंने कहा अगर अम्मा अब्बा ने मुझसे पूछा तो, लेकिन मैंने कहा ये बात आपको खुद कन्विंस कर लेनी चाहिए, नहीं होती तो सर देखें ये सब चीज़ें हैं। खैर आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। हमारी अब मुलाकात कब होगी? ईद के फौरन बाद, चौथे दिन से इंशाल्लाह क्लासें शुरू हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। FAR2 में इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। काजी से भी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह करवाएंगे हम, ईद के थोड़े दिनों के बाद ही वो आ जाएंगे इफ्रिक 1 पर आने, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।